ए बालक सुनो और देखो इधर, अनंत अनुता वाला बिलियन जो है, जिसे हम लोग जैसे जैसे बिलियन को तनु बढ़ाते हैं उसमें जो विलेय होता है उसका आयनन पूर्ण होते जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो आयन के रूप में टूटते चला जाता है, क्योंकि शांत विलयन का मतलब कि उसमें आयनों की संख्या कम और तनु विलयन का मतलब कि उसमें आयनों की संख्या ज्यादा। तो जब हम लोग किसी विलयन को तनु बनाते जाते हैं ना, तो एक ऐसा अवस्था आता है कि लैम्डा और म्यू का मान स्थिर हो जाता है, कि लैम्डा और म्यू का मान समझा क्या होता है, एक ऐसा अवस्था आता है सिचुएशन जिसमें लैम्डा और म्यू दोनों का मान, तो उस अवस्था में जो बिलियन रहता है उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं अनंत अनुता वाला बिलियन, यानी कि बिलियन की एक ऐसी अवस्था जिसमें लैम्डा और म्यू का मान स्थिर हो जाता है, तो उसी अवस्था में पहुंचे हुए बिलियन को अनंत अनुता वाला बिलियन कहते हैं। नहीं रुक जाता दोनों, लिखिए अनंत सॉरी डायरेक्ट लिखिए, तनुता बढ़ने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, तनुता बढ़ने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चलकत्व तीव्रता से बढ़ता है, मोलर चलकत्व तीव्रता से बढ़ता है, लेकिन सबल वैद्युत अपघट्य के लिए, सबल वैद्युत अपघट्य के लिए यह वृद्धि पहले से कम हो जाती है, यह वृद्धि पहले से कम हो जाती है, कम हो जाती है, और एक ऐसी अवस्था आती है, और एक ऐसी अवस्था आती है जब लैम्डा और म्यू स्थिर हो जाते हैं, जब लैम्डा और म्यू स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो इस अवस्था में पहुंचे हुए विलयन को, तो इस अवस्था में पहुंचे हुए विलयन को अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं, अनंत तनुता वाला विलयन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अनंत तनु विलयन में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अनंत तनु विलयन में वैद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाता है, वैद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, जिससे विलयन में आयनों की संख्या अधिकतम हो जाती है, जिससे विलयन में आयनों की संख्या अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इस अवस्था में लैम्डा इनफाइनिटी या लैम्डा नोट, लैम्डा इनफाइनिटी या लैम्डा नोट, और म्यू म्यू इनफाइनिटी या म्यू नोट, म्यू इनफाइनिटी या म्यू नोट द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं।
सूचित करते हैं। हो गया ना। देखो बालक, अनंत अनुता वाला विलयन क्या होता है समझ लीजिए कि तनुता बढ़ाने मतलब कि उसमें विलायक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाने पर जो दुर्बल वैधुतव घटते होते हैं, इसको पता है ना आपको दुर्बल वैधुतव घटते के बारे में। जो दुर्बल वैधुतव घट होता है उसके लिए मोलर चलाकर तो तीव्रता से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, लेकिन प्रबल वैधुतव घट के लिए यह वृद्धि पहले से कम हो जाती है। और एक ऐसी अवस्था आती है जब लैम्डा और म्यू का मान स्थिर हो जाता है, यानी कि जो आयन में टूटने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। तो इस अवस्था में पहुंचे हुए विलयन को हम लोग अनंत अनुता वाला विलयन, और इस स्थिति में हम लोग लैम्डा, और इस स्थिति में पूर्ण आयनन हो जाता है, यानी कि जितना भी उसमें धनायन ऋणायन यौगिक होता है तो यौगिक पूरी तरह से धनायन ऋणायन में टूट जाता है। और इस स्थिति में जो विलयन होता है तो उसमें हम लोग लैम्डा को लैम्डा इन्फिनिटिव या लैम्डा नोट लिखते हैं, और म्यू को म्यू इन्फिनिटिव या म्यू नोट लिखा जाता है। किस स्थिति में? अनंत अनुता वाला विलयन की स्थिति में। और इसमें धनायन कोई भी यौगिक जो होता है वो पूरी तरह से धनायन ऋणायन में, कहने का मतलब कि NaCl इस तरह से है ना, NaCl मान लेते हैं इसे तो है प्रबल, लेकिन मान लेते हैं दुर्बल, ठीक ना। इसे मान लीजिए कि 100 को यदि अणु भी रहेगा ना तो 100 को बन जाएगा सोडियम प्लस टूट करके, और 100 को बनेगा क्लोरीन माइनस, ठीक ना। दोनों धनायन संख्या बराबर होगी इसमें। तो चलिए अब टॉपिक लिखिएगा लैम्डा भी। इस तरह से वाला देखिए, लैम्डा भी और लैम्डा इन्फिनिटिव, लैम्डा भी और लैम्डा इन्फिनिटिव में संबंध है। चलिए जाए देकर लिखिए। इसमें लैम्डा भी क्या है मालूम आप लोग को? नहीं तो लिखिए, किसी सांद्रण वाले विलयन के, किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन के, किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन के तुल्यांकी चालकत्व को लैम्डा भी से सूचित करते हैं। किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन के तुल्यांकी चालकत्व को लैम्डा भी से सूचित करते हैं। लिखिए इसके बाद, माना कि, एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा, माना कि किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन में, माना कि किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन में एक वैधुतव घट AB के, एक वैधुतव घट AB के विघटन की मात्रा अल्फा है, विघटन की मात्रा अल्फा है, अल्फा है। इस तरह से बना लीजिए, A प्लस B माइनस,
देखो बालक, क्या बताएं आपको कि मान लीजिए कोई विशेष सांद्रण वाला विलयन में वैद्युत अपघट्ट को ये भी लिए है, ठीक ना। कोई विशेष सांद्रण वाला पूर्ण आयन की स्थिति में, ठीक ना, पूर्ण आयन की स्थिति में नहीं है कि पूर्ण आयन की स्थिति में सब टूट जाता है ना। तो इसके लिए मान लीजिए कि AB के विघटन की मात्रा कितना है, अल्फा है। तो विघटन की मात्रा दोनों के लिए समान होता है, जितना A के लिए उतना वो उतना ही, क्योंकि AB एक यौगिक है, टूटा है A और B में। देखिए कोई भी यौगिक होता है ना तो उसको एक मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक हो ना तो उसके मात्रा को हम लोग एक मान के चलते हैं, और जितना टूटेगा उतने बनेगा। तो जैसे मान लीजिए कि एने मान के लिए कि 5 है, एने 3 बन गया है, एने कितना लिखिएगा, 5 - 3 लिखिएगा ना, मतलब तब न जुआएगा, वो भी घटेगा नहीं इधर, क्योंकि जो प्रतिफल बनता है वो अभी जो भी प्रतिफल बनता है वो अभिकारक से ही बनता है ना। तो अभिकारक की मात्रा कम होगा, कब जब प्रतिफल बनेगा, तो जब इन्हें अल्फा बन रहा है तो इन्हें अल्फा का कम होगा, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए क्या होता, ये भी आयन के रूप में है और ये भी, इसका विघटन की मात्रा अल्फा है। तो इसके लिए लैम्डा भी यानी कि चलकत्व तो बराबर होता है आयन इनके विघटन की मात्रा। इसके लिए भी होगा आयन इनके विघटन की, तो इसके लिए चलकत्व लैम्डा प्लस और इसके लिए चलकत्व इसका विघटन की मात्रा अल्फा। तो दोनों में अल्फा कॉमन हो जाएगा। किस स्थिति में है, पूर्ण विघटन की स्थिति में नहीं है, विशेष सांद्रण विलयन है। इतना लिखिए। इसके बाद लिखिए अनंत तनु विलयन में, अनंत तनु विलयन में, अनंत तनु विलयन में AB पूर्णतः आयनित होकर, AB पूर्णतः आयनित होकर A प्लस और B माइनस में परिवर्तित हो जाता है। अनंत तनु विलयन में AB पूर्णतः आयनित होकर A प्लस और B माइनस में परिवर्तित हो जाता है, B माइनस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें देखिए कुछ ही मात्रा विघटित हो पाया है, बाकी अभी AB में बचले है भी, ठीक ना। इसमें पूरा AB A प्लस और B माइनस में कन्वर्ट नहीं होता है। इसमें AB जो यौगिक उसमें कुछ ही मात्रा परिवर्तित हो पाता है कुछ, तभी अगर विघटन की मात्रा अल्फा लिया गया है कि अल्फा के दर से विघटित हो रहा है। लेकिन जब अनंत वाला विलयन होता है तो पूरा के पूरा A प्लस और B माइनस बन जाता है, तो अगर हम विघटन की मात्रा अल्फा क्यों सकता है, क्योंकि पूरा टूट चुका है, इसमें विघटित होना बाकी नहीं है। तो कहाँ तक लिखे हैं कि A प्लस और B माइनस में परिवर्तित हो जाता है ना। तो देखिए AB लिखिएगा, इसमें सिंगल एरो दीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से टूट गया है। हाँ, पूरी तरह से कब होता है पूर्ण विघटन, जब अनंत विलयन की स्थिति में होता है। इसको नोट किया जाए, नोट किया जाए।
इसके नीचे लिखिए, इसे चालकत्व अनुपात कहते हैं। इसे चालकत्व अनुपात कहते हैं। इसे चालकत्व अनुपात कहते हैं। हो गया ना जी? चालकत्व अनुपात लिख के डाल दीजिए। चालकत्व अनुपात लिखकर डैश दीजिए। देखो ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें लैम्डा भी क्या होता है, विशेष सांद्रण वाले विलयन का चालकत्व ना, और लैम्डा इनफिनिटी क्या होता है, तो ओकरे से परिभाषा लिखल जाएगा कि किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन के चालकत्व और अनंत अनुता वाले विलयन के चालकत्व के अनुपात को चालकत्व अनुपात कहते हैं। यानी कि फॉर्मूला से ही परिभाषा डिराइव हो जाएगा। तो लिखिए, किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन का, किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन का तुल्यांकी चालकत्व, किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन का तुल्यांकी चालकत्व और अनंत तनु विलयन के, और अनंत तनु विलयन के, अनंत तनु विलयन के तुल्यांकी चालकत्व के अनुपात को, तुल्यांकी चालकत्व के अनुपात को चालकत्व अनुपात कहते हैं। चालकत्व अनुपात कहते हैं। ये अनुपात को चालकत्व अनुपात कहते हैं। अर्थात चालकत्व अनुपात, अर्थात चालकत्व अनुपात बराबर लैम्डा भी बटा लैम्डा इनफिनिटी। अर्थात चालकत्व अनुपात बराबर लैम्डा भी बटा लैम्डा इनफिनिटी। पिछला दिन पढ़ाया था तुल्यांकी चालकत्व, जो कि आप नहीं आए। तुल्यांकी चालकत्व, मोलर चालकत्व सब। चलिए, इसमें किसी को दिक्कत? अब लिखिए कोलरास का नियम। और जब हम लिखते हैं तो लिखा कीजिए साथ में, तो हम लिख के रुकते हैं तब जाकर आप लोग स्टार्ट करते हैं। इतना भी आज्ञाकारी मत बनो सब। भोज थोड़ी हम कर रहे हैं कि हम खाए लगे तब खाएगा। आ रहा है तभी तो बोल रहे हैं। हो गया जी। देखिए होता क्या है, कोलरास का नियम, जिसे ई आप देख रहे हैं, जो ए बी का आयनन हुआ पूर्ण रूप में, तो ए प्लस बी माइनस बना, जिसमें ई जो है पूरी तरह से आयन में परिवर्तित हो गया है और बी भी पूरी तरह से आयन परिवर्तित हो गया है। तो देखिए किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन को
अनंत तनुता वाले विलयन की स्थिति में ले जाते हैं, यानी कि तनु बना करके, तो उस स्थिति में विलयन का जो तुल्यांकी चलकत्व होता है, विलयन का जो तुल्यांकी चलकत्व होता है, विलयन में उपस्थित धनायनों के चलकत्व और ऋणायनों के चलकत्व के योगफल के तुल्यांकी चलकत्व का मान धनायनों के चलकत्व और ऋणायनों के चलकत्व के योगफल के बराबर होता है। यही कोलराज का नियम है कि किसी वैद्युत अपघात को अनंत तनुता के विलयन की स्थिति में ले जाते हैं, तो उस स्थिति में तुल्यांकी चलकत्व का मान जो होता है विलयन में उपस्थित धनायनों के चलकत्व और ऋणायनों के चलकत्व के योगफल के बराबर होता है। यही कोलराज के नियम है। तो लिखा जाए किसी वैद्युत अपघात के अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चलकत्व, अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चलकत्व, अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चलकत्व उसके धनायन और ऋणायन के, उसके धनायन और ऋणायन के चलकत्वों के योगफल के बराबर होता है। उसके धनायन और ऋणायन के चलकत्वों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है। अर्थात लैम्डा इन्फिनिटिव या लैम्डा नोट बराबर लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस जहाँ लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस, जहाँ लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्रमशः धनायन और ऋणायन के, क्रमशः धनायन और ऋणायन के अनंत तनु विलयन में, अनंत तनु विलयन में आयनिक चलकत्व है, अनंत तनु विलयन में आयनिक चलकत्व है। हो गया नंबर लग। चलिए तो अब टॉपिक लिखिए आप लोग, कोलराज के नियम का उपयोग। कोलराज के नियम का उपयोग, उपयोग। अब देखिए कोलराज के नियम कौची है। तो सर कोलराज के नियम के उपयोग क्या क्या है, तो पहिलका नंबर लिखिए। पहिलका नंबर है अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में, अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करने में। दूसरा नंबर लिखिए, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के
दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजनांश, बोर्ड पर देखिए, वियोजनांश ज्ञात करने में, वियोजनांश ज्ञात करने में, कहने का मतलब कि किस वियोजित होता है ना, मतलब अलग अलग टूटता है, हाँ, तो उससे छोटे अंश की मात्रा ज्ञात करने में। तीसरा लिखिए, अम्लों की क्षारकता ज्ञात करने में, अम्लों की क्षारकता ज्ञात करने में। अम्लों की क्षारकता ज्ञात करने में देखिए, जैसे कोई भी अम्ल होता है ना तो 100% अम्लीय नहीं होता, 100% कुछ ना कुछ उसमें क्षारीय गुण। जैसे मान लीजिए कि आप कहें कि जो सबसे अम्लीय होता है उसका pH मान 0 होता है, जो सबसे अम्लीय होता है उसका pH मान 0 होता है। जैसे यदि किसी का pH मान 4 है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ क्षारीय गुण भी है, क्योंकि अम्लीय गुण क्षारीय गुणों का योगफल 14 होता है, 10 के पावर माइनस 14 तक होता है, ठीक ना। जिसे अम्लों की क्षारकता ज्ञात करने में मतलब कोई भी अम्ल 100% अम्ल, उसमें कुछ ना कुछ क्षारीय गुण जरूर होता है। क्या क्षार 100% वो क्षार नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ अम्लीय गुण। 10 क्लास में pH मान के बारे में नहीं पढ़े थे कि 1 से लेकर 14 तक ले दोनों का योगफल। चौथा लिखिए, अति अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में, अति अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में, अति अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। चलिए, तो पहिलका नंबर लिखिएगा। जैसे पहिलका नंबर आपको क्या लिखा था कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना, तो इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर, वही क्वेश्चन वाला लिखिए आप। लिखिए, कोलरास नियम के सहारे एसिटिक अम्ल, कोलरास नियम के सहारे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात कीजिए। एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बताइए, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल? दुर्बल अम्ल है, ठीक ना। इसका हमको क्या ज्ञात करना है? तुल्यांकी चालकत्व। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इसका आंसर लिखते हैं। लिखिए, तो ज्ञात कीजिए लग गया तो क्वेश्चन नहीं हुआ, अजीब सवाल करते हैं। चलिए आंसर लिखिए, कोलरास नियम के सहारे एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात करने के लिए, कोलरास नियम के सहारे एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात करने के लिए, कोलरास नियम के सहारे एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात करने के लिए एक लवण बोर्ड पर देखिएगा जी, CH3 COO Na, HCl और NaCl और NaCl के अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात किया जाता है। तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात किया
जाता है, ज्ञात किया जाता है। जैसे ज्ञात किया जाता है के बाद एक लाइन चेंज करके लिखिएगा, जैसे 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर सोडियम एसीटेट यानी कि वाला CH3COON है, सोडियम एसीटेट कोमा HCl और NaCl के अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व क्रमशः 91.00 कोमा 426.16 और 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। देखिए जो मान ज्ञात किया गया है कि सोडियम एसीटेट के लिए तुल्यांकी चालकत्व का मान इतना होता है, HCl के लिए इतना होता है, NaCl के लिए, ये सब ज्ञात किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हम लोग को केवल याद रखना पड़ेगा कि इसका इतना होता है। हम लोग पास ज्ञात करने का फिलहाल इसका कोई फार्मूला एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। सब ऐसे आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ताकि हेल्प मिलेगा बनाने में, ठीक ना। तो तीनों के तुल्यांकी चालकत्व निकाल लिया गया है। हमको किसका निकालना है? एसिटिक अम्ल। क्या एसिटिक अम्ल का सूत्र होता कौन सी है? CH3 COOH। फिर उसके बाद कौन सी? यही ना था एसिटिक अम्ल सूत्र है। एक दिक्कत है करो, हमको एक कर तुल्यांकी चालकत्व निकालना है। अब हम लोग लेके चल रहे हैं तीनों के, इसका और तो देखिए जब भी आता है तो 5 रन में आता है। कैसे आता है? तो आता है एग्जाम में कि कोलरास का नियम लिखे और इसके सहायता से एसिटिक अम्ल के तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात, या कैसे कहता है कि किसी दुर्बल अम्ल के तो अपने मन से ले लिया जाता है एसिटिक। जब नाम देवे नहीं किया कि कौन सा, खाली दुर्बल कह रहा था, अपने मन से कोई ले सकते हैं। तो चलिए बालक मेरे साथ लिखते चलिए। कोलरास नियम हमको ज्ञात करना है लैम्डा और किसका? एसिटिक अम्ल का बराबर वाट। तो सबसे पहले देखिए जो भी लवण लिए है ना उस सब का हम लोग लिखते हैं आयनन के रूप में, यानी कि पूर्ण आयनन के रूप में लिख देंगे उसको। पहले रुक जाइए, पहले हम क्या करते हैं कि इसको ही लिख दे रहे हैं लैम्डा प्लस, फिर इसके बाद लैम्डा माइनस, हाँ। अब यहाँ चलते हैं ज्ञात करने का प्रोसेस शुरू। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, धनायन और ऋणायन में से किसी को भी।
लेकिन याद रखिएगा कि दोनों का योगफल ही आपको लिखना है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांकी के लिए होता है, इक्विवेलेंट होता है उसका लिए। जैसे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं ना, तो इसमें मान लिए हैं समीकरण आपका x y, कहीं गलती से नहीं लिख दिया है ना। HCl के लिए कितना था? 426 था ना। हाँ 426 है, 426.16 और फिर उसके बाद है NaCl। इसका n पूर्ण होगा तब बनेगा एगो n नया एगो बनेगा हाँ 3 इक्वेशन बनेगा। इतना खाली मान आपको याद रखना है कि हाँ इसके लिए इतना होता है, इसके लिए इतना होता है, उसके बाद आसान होता है। ये वाला
उतार लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं। यहाँ पर एक होगा ना जी, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर साफ, यही खाली गलती है ना। फिर उसके बाद 6 में 6 गया 0 9, हाँ ठीक है। उसके बाद यही केवल मिस्टेक हो गया था, 7 1 होगा। चलिए, तो सबको उतार लिए हो गए। देखिए बालक, हमको ज्ञात करना था कि इसका एसिटिक अम्ल का ना, तो सबसे पहले क्या किए हैं कि एसिटिक अम्ल का पूर्ण आयनन के रूप में लिख दिए कि इसका एसिटिक अम्ल का पूर्ण आयनन होगा तो किस रूप में ही होगा। एसिटिक अम्ल का पूर्ण आयनन होगा तो H प्लस और H प्लस और CH3COO- के रूप में होता है। इसके बाद देखिए, जो भी है हम लोग को एथी लेना था, क्षार लेना था, लवण लेना था, उस लवण का भी हम लोग क्या किए हैं, ये भी सब वैद्युत घट है ना, लवण होगा चाहे हम लोग ये सब वैद्युत घट के रूप में है। यही सब का भी हम लोग देखिए पूर्ण आयनन का समीकरण लिख दिए हैं। देखिए CH3COO- है, इसमें E वाला होता है ऋणायन, I वाला होता है, तो इसको लिख देंगे ऋणायन के रूप में, इसको लिख देंगे धनायन के रूप में। इसका मानवा कितने डाला था क्वेश्चन में, 91.00। फिर देखिए HCl था, तो HCl के धनायन ऋणायन के रूप में लिखेंगे तो H प्लस और Cl माइनस, इसका मान कितना था 426.16। इसको मान लीजिए इक्वेशन Y, समीकरण 1 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl को का देखिए आयनन Na प्लस और Cl माइनस। अब देखिए इसमें देखना था कि किन दो को जोड़ करके किसको घटाया जाए कि खाली बचे E वाला और केवल हाइड्रोजन बचे, और सब क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक ना। केवल E वाला बचे, और ये देख ली इसी रूप का है ना, CH3COO- और H प्लस, क्योंकि हमको एसिटिक अम्ल का निकालना है। तो क्या किए हैं कि समीकरण 1 और 2 के जोड़ दिए हैं, और में समीकरण 3 यानी कि x y को जोड़ के में से z को, तो जोड़े के काम जानबे करते हैं कि LHS को LHS में जोड़ते हैं, RHS को, तो इसको जोड़ रहे हैं, ठीक ना, बीच वाला को। तो ये सबको जोड़ेंगे तो इतना अब प्लस में इतना अब माइनस, तो देखिए लिखे कि नहीं,
इतना प्लस लिखे अब फिर इसके बाद ये वाला लिखेंगे, अब फिर इसके बाद ये सब माइनस में हो जाएगा ना। अब देखिए तो ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, CH3COO माइनस, और यहाँ बचेगा H प्लस बचेगा। तो देखिए तो इस रूप में लिखाएगा ना जी। अब देखिए तो इतना का मान किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए इतना लिखिएगा ना, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। इधर अपना जोड़ घटाव करना हो तो करबे करेंगे, तो इसको भी जोड़ देंगे इसमें, और उसमें से इतना क्या कर लेंगे, तो जो आता है वही उसका वो दिए गए अम्ल का तुल्यांकित चालकत्व होता है। ज्यादातर एग्जाम में एसिटिक अम्ल का ही आता है, दूसरा कोई के नहीं आता, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो कैसे याद रखना है, तो कोलरास के नियम याद रखिएगा। अब बस ये जो प्रोसेस है, तो इसमें 5 नंबर आपको मिलेगा। केमिस्ट्री में ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में बोर्ड। तो चलिए आज के लिए इतना ही।